नमस्कार दोस्तों। तो देखिए 101 सब्जेक्ट कोड तो मैंने आपका कंप्लीट करा ही दिया था हिस्ट्री में। आज जो हम बात करेंगे आपके सामने वो है BHIC का 102 सब्जेक्ट कोड। 102 की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि हम जो पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, उसका जो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट कोड में एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ रहे थे हम पहले सब्जेक्ट कोड में। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो पहले सब्जेक्ट कोड में जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, जिसे आप प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उस हिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सा एस्पेक्ट जाना था? उसमें हमने कहीं भी सोसाइटी की बात नहीं की थी। तो अब हम एंशिएंट हिस्ट्री की सोसाइटी और वहां के किसकी बात करेंगे दोस्त? कल्चर की बात हम करने वाले हैं। सोसाइटी प्लस कल्चर की बात करेंगे। BHIC 101 जब हमने पढ़ा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री या फिर एंशिएंट वर्ल्ड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, जिसमें हमने देखी अर्थशास्त्र पुस्तक, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, मेगास्थनीज, सब कुछ क्या था? आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कुछ सोशल फॉर्मेशंस, कुछ कल्चरल फॉर्मेशंस। तो एंशिएंट वर्ल्ड में कल्चर किस तरीके का था, सोसाइटी किस तरीके की थी, है ना, यही सब चीजें अब हम जानने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जो होंगे टॉपिक वाइज होंगे। यहाँ पर क्लास जो आपको मिल रही है हिंदी ऑनर्स की पूरी सीरीज मैंने अपने चैनल पर क्या करा दिया दोस्त? कंप्लीट करा दिया हिंदी ऑनर्स की। तो ये मैंने लिख रखा है ताकि आपको याद रहे। 100% क्लासेस उसमें लगभग आपको मैंने दी हैं। हर सब्जेक्ट कोड के अंदर एक एक क्लास तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगी। पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट की है BHDC 101 से लेकर 102। चलिए अब कंटेंट टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ मीसोलिथिक कल्चर। जो आपको मीसोलिथिक कल्चर होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। हमने पहले जो पढ़ा था वो मीसोलिथिक पीरियड पढ़ा ही नहीं था। यही रीजन था मैंने जब आपको BHIC 101 सब्जेक्ट कोड पढ़ाया था तो वहां पे मीसोलिथिक कल्चर को स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं उसको यहां पर 102 के अंदर पढ़ाने वाला था। फिर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन क्या हमने इसकी सोसाइटी को जाना था? नहीं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रोंज एज है आपकी, जिसे हम कहते हैं शायद हिंदी में कांस्य युगीन सभ्यता, क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, जहां पर ब्रोंज का इस्तेमाल होता था, जो कि आपका कोपर प्लस टिन को मिलाकर बनता था आपका ब्रोंज एज, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी के अंदर आती है। फिर हम दूसरी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है इसके बारे में जानेंगे। और ग्रीक आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं। एक वुमेन्स की क्या कंडीशन थी ग्रीक सोसाइटी के अंदर, और दूसरा ग्रीक रिलीजन के बारे में भी मैं आपको इस क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार एग्जामिनर एग्जाम में पूछ रहा है। एक मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का पेड गेस्ट पेपर चाहिए हो, है ना, पेड नोट्स चाहिए हो, सोल्ड असाइनमेंट पेपर चाहिए हो, कुछ भी आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए एप्लीकेशन जो है हमारी आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, कर लो, लॉगिन कर लो उसमें, वहां पर आपको पूरा बैच मिल जाएगा। आगे चलिए, सबसे पहले मीसोलिथिक कल्चर। मीसो का मतलब होता है मिडल। मीसो का क्या मतलब है यहाँ पर? मिडल। और लिथिक मतलब स्टोन एज, तो इसे हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड था जो पैलियोलिथिक पीरियड के तो बाद में आया, ठीक है दोस्त, और नियोलिथिक पीरियड से पहले आया। तो बीच का पीरियड यानी पैलियोलिथिक के बाद में आया और मीसोलिथिक पीरियड से क्या था दोस्तों? सॉरी, नियोलिथिक पीरियड से पहले आया। जो बीच का पीरियड है इसलिए इसका नाम मीसोलिथिक पीरियड पड़ा। ठीक है दोस्त, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE के बीच रहा। It is characterized by small refined stone tools called microlith। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर माइक्रो प्लस लीथ्स, मतलब क्या है? माइक्रो प्लस लीथ्स का मतलब है, माइक्रो मतलब स्मॉल और लीथ्स का मतलब क्या हो गया? स्टोन। तो यहां पर जो टूल्स बनाए गए, जो औजार बनाए गए, जो हथियार बनाए गए, जो वेपन्स बनाए गए, उनमें जो पत्थर थे वो छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल यहां पर किया जाने लगा। जबकि इससे पहले का जो पीरियड था पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर बड़े बड़े पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मीसोलिथिक पीरियड में ये हथियार क्या हो गए? ये औजार थोड़े छोटे हो गए दोस्त। इसके अलावा यहां पर खेती की शुरुआत हुई थी, लेकिन सिर्फ याद रखिए खेती को यहां पर स्टेबलाइज किया गया था। खेती का विकास तो जाकर कहां हुआ था? आपका नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया ही था। ठीक है, इंपोर्टेंस खास बात इसकी 5 है जो मैं आपको बताऊंगा, स्टार लगा लेना, रट लेना एक एक कैरेक्टरिस्टिक को। पहली बात, यहां पर माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हुआ, छोटे आप कह सकते हैं पत्थर से बने हुए औजारों का इस्तेमाल यहां पर होने लगा था। और साथ साथ आप कह सकते हैं कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें बोज और एरोज आप कहते हैं। कभी कंपोजिट टूल्स क्या होते हैं सर?
कंपोजिट टूल्स वो होते हैं जो दो टूल्स मिलकर कोई एक हथियार बनाते हैं। जैसे आप देखिए, है ना, एरोज आपके हो गए बाण और बोज हो गया आपका धनुष। तो धनुष बाण जो है ये दोनों हमेशा 1+1 के साथ चलते हैं। खाली बाण को क्या आप ऐसे करके मारोगे, है ना, और खाली धनुष को कैसे ही मारोगे। तो जब दो टूल्स का एक साथ इस्तेमाल होता है, इन्हें कंपोजिट टूल्स कहते हैं। उनका इस्तेमाल होना भी कहां स्टार्ट हुआ था, यही हुआ था, यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। इसके अलावा यहां पर जो पैलियोलिथिक पीरियड में जो मानव कैसा होता था, हंटिंग और गैदरिंग करने वाला होता था, वो अब धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ने लगा और पशुपालन करने लग गया। तो हर्डिंग क्या होती है, पशुपालन, जानवरों को क्या करना, पालना, हर्ड कहलाता है। ठीक है, सोशल चेंजेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुए क्योंकि लोग छोटे छोटे समुदायों में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। खेती की शुरुआत हुई तो छोटे छोटे समूह बनने लगे थे, लेकिन पूरी डेवलप्ड फार्मिंग कहाँ पे हुई, न्योलिथिक पीरियड में हुई। मानव जो है सभ्य मानव कब बनना स्टार्ट हुआ, न्योलिथिक पीरियड में हुआ। सेटल्ड पूरी तरीके से कम्युनिटी कब सेटल हुई, न्योलिथिक पीरियड में, मतलब इस पीरियड के बाद में हुई। सारी एडवांसमेंट जो आई आपकी न्योलिथिक पीरियड में ही आई थी। इसके अलावा रोक आर्ट, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन और बरील कस्टम्स भी काफी ज्यादा चेंज हुए। यहाँ पर लोगों को दफनाने की नई नई प्रथाएं भी सामने आई। कौन से पीरियड में, मीसोलिथिक पीरियड में। फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन, जो आने वाली आप कह सकते हैं नई सिविलाइजेशन है, जिसे आप कहते हैं न्योलिथिक पीरियड, उसकी फाउंडेशन कहां पर पड़ी, आप याद रखिए न्योलिथिक पीरियड की फाउंडेशन इसी मीसोलिथिक पीरियड में पड़ी थी। तो याद रखिए, पैलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड और आप कह सकते हैं मेगालिथिक पीरियड। इन चार में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। इस बात पर आप ट्रिपल स्टार ले लीजिए, गारंटेड आता है। और ये चारों ही क्वेश्चन हम अपने गेस्ट पेपर में डलवा के रखते हैं दोस्त, तो आप उस गेस्ट पेपर को ले लीजिए, वहां पर आपको पूरा सोल्व मिल जाएगा। ये चारों क्वेश्चन मैंने अपने गेस्ट पेपर में डलवा रखे हैं। रीजन क्या है, यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक सोसाइटी को समझते हैं। अब थोड़ा सा समझिए पैलियोलिथिक सोसाइटी। अब ये क्या है पैलियोलिथिक सोसाइटी, पैलियोलिथिक सोसाइटी मतलब पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज भी इसे कहते हैं। 2.5 मिलियन या फिर कई बार आप कह सकते हैं 2 मिलियन भी ये लिखा हुआ मिलेगा। 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी तक का पीरियड क्या होता है आपका, ये पैलियोलिथिक सोसाइटी है। यहां पर जो आप याद रखना, बड़े बड़े पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था। ये औजार छोटे कब हुए थे, ये औजार छोटे हुए थे मीसोलिथिक पीरियड में जाके। उससे पहले क्या थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। और यहां पर खेती भी स्टार्ट नहीं हुई थी, पशुपालन भी स्टार्ट नहीं होता। यहां पर प्योरली क्या था, मानव हंटर था, शिकार करता था, और जो शिकार करने के बाद जो भी उसको मिलता था मांस वगैरह खाने के लिए, उसको इकट्ठा करता था। गैदरिंग और हंटिंग, यही दो प्रोसेस यहां पर होते थे। इसके अलावा मानव हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था ताकि भोजन को खोज सके। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होते थे पैलियोलिथिक पीरियड में औजार, वो थे हैंड एक्सिस, हाथ कुल्हाड़ी जिसे आप कहते हैं, स्क्रैपर्स और फ्लिंट टूल्स, खुरचनी जिसे आप कहते हैं। ये सभी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। डिपेंडेंस ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो वाइल्ड प्लांट से मिलने वाले आप कह सकते हैं फल फूल, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल जिनका शिकार किया जाना, इसी पर डिपेंडेंसी थी। खेती का नामो निशान यहाँ पर नहीं था, कोई जानता ही नहीं था खेती के बारे में। खेती के बारे में दो चीजें आप याद रखिए हमेशा, जब भी खेती स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो ज्ञात फसल थी वो थी आपकी गेहूं। सबसे पहले जो हमें प्राचीनतम फसल आप कह सकते हैं, सबसे एंशिएंट फसल का उदाहरण हमें मिला वो गेहूं का मिला है। लेकिन सबसे पहले जो मानव ने प्रयोग की थी खाने के रूप में, खाद्य फसल के रूप में प्रयोग की थी, वो चावल था। चावल का इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले करना सीखा था। आगे चलिए, अब डिस्कवरी ऑफ फायर, यही वो समय था जब लोगों ने क्या किया, कुकिंग करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए या फिर ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आग की खोज की। केव आर्ट एंड सिंबलिज्म, ये क्या है दोस्त, उस समय मानव जो है बड़ी बड़ी आप याद रखना रॉक केव में रहते थे, पत्थर की बनी हुई गुफाओं में रहते थे। जैसे आपको मैंने बताया था भीमबेटका की गुफा जो है आपकी, भीमबेटका केव जो मध्य प्रदेश में है, उसके अंदर गुफा में रहते उन्होंने ढेर सारी पेंटिंग भी की थी। स्मॉल फैमिली बेस्ड ग्रुप विद आप कह सकते हैं छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, तो लोग अपनी अपनी फैमिली में रहते थे और शिकारी समुदाय के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। अब ट्रैवल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बाय प्लेन, बाय कार, बाय आप कह सकते हैं बाय ट्रेन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ, प्योर आदि मानव की कंडीशन में है मनुष्य, तो इसलिए यहाँ पर वो बाय फुट ही सब ट्रैवल करते थे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ब्रॉन्ज एज, आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसमें आप डायरेक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन को रख सकते हैं दोस्त। ठीक है, जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, उसको आप यहां पर रख सकते हैं। क्लियर, चलिए। तो ब्रोंज एज जो आपकी रही है वो 3300 बीसीई से लेकर 1200 बीसीई तक रही है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड माना जाता है वो 2600 से 1900 भी मिलेगा आपको, और 2750 से लेकर आपको 1700 तक। तो जगह जगह अलग अलग पीरियड मिलेगा, लेकिन मेजरली जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसी पीरियड के आसपास की क्या रही है, सभ्यता रही है। इसकी खास बात क्या थी, ब्रोंज एज में जो सभ्यता थी वो अर्बनाइजेशन पे थी, मतलब लोगों ने शहरों में रहना स्टार्ट कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता यदि आप देखें उसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, अर्बनाइजेशन वाली सिविलाइजेशन कहा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर एक राइटिंग सिस्टम भी था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हालांकि उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको कहा जाता है जिसके साक्ष्य तो हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। देखिए खास बात क्या है, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन फॉर टूल्स, वेपन्स एंड आर्ट। अब देखिए टिन क्या होता है, जिसे आप ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज मतलब कांसा। ब्रोंज जो है जो धातुओं को मिलाकर बनता था। एक है आपका कॉपर, एक कॉपर को मिला के प्लस जिंक को मिला के, कॉपर टिन, सॉरी जिंक नहीं टिन, है ना। कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाया जाता था? आपका ब्रोंज बनाया जाता था, जो कि सस्ता है कहीं ना कहीं। सिर्फ कॉपर को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा कठिन था लोगों के लिए, इसलिए ताम्रपाषाण काल बहुत जल्दी ही समाप्त हुआ और उसके बाद आया आपका कौन सा, आप कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो एक एलॉय बनाया जाता था, कॉपर और टिन को मिला के ऐसे औजार हथियार बनाए जाते थे। बहुत सारी सिटीज यहां पर क्या हुई, डेवलप हुई, जैसे मेसोपोटामिया ब्रोंज एज वाली है, इजिप्शियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की, और चाइना की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं लगभग एक दूसरे के समकालीन ही हैं। इसके अलावा जो सिंचाई प्रणाली थी, फूड सिस्टम था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, वो भी यहां पर स्टार्ट हो गया था। मेसोपोटामिया भारत के साथ व्यापार करता था। किंग्स, प्राइस्ट, वॉरियर्स, ट्रेडर्स एंड ये सभी क्या थे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज यहां पर बन गई थी। हालांकि पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते, जैसे आज भी ये डाउट बना हुआ है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि हड़प्पा सभ्यता में कोई तो रूलर था, क्योंकि वहां पर बहुत प्लानिंग के साथ क्या की गई थी, सोसाइटीज बनाई गई थी। लेकिन इस बात के पूरी तरीके से साक्ष्य नहीं मिले। इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट, लाइक आप देखिए मेसोपोटामिया की आपने क्यूनिफॉर्म सुनी होगी, जिसे आप कीलाकार लिपि कहते हैं, है ना। कीलाकार लिपि को खोज तो लिया गया था, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन था। इसके अलावा मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर थी, जैसे इजिप्शियन सभ्यता में आप पिरामिड्स को देख सकते हैं, पैलेसेस को देख सकते हैं, भारतीय सभ्यता में आप मंदिरों को देख सकते हैं। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, स्टेट बेस्ड रिलीजन था। आपको पता ही है दोस्त, जो राज्य था वो डायरेक्टली रिलीजन को सपोर्ट करता था इस समय, और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही शासक के हाथ में दी गई थी। ये कौन सा समय है? ये आपकी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या फिर इजिप्ट की इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, या फिर आप कह सकते हैं इराक की कौन सी, मेसोपोटामियन सभ्यता हो। ठीक है, इराक की है ये। आगे चलिए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या है? ब्रोंज एज पीरियड ही है इसका, देखो ध्यान से, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन रही है दोस्त। एडवांस आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, सिमिलर लाइक भारत की हड़प्पा सभ्यता। भारत की जो हड़प्पा सभ्यता रही है वो लगभग आप देखिए यही है, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भारत की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के आसपास थी, तो ये इजिप्शियन सभ्यता जो थी आपकी नील नदी के आसपास थी, है ना। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज थी, लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स थे यहाँ पर, और आर्ट, साइंस और राइटिंग के मामले में बहुत आगे थी ये सभ्यता। ये इसकी 8 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने इसमें डाली है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर फेरोज का नाम तो आपने सुना होगा, फेरोज, है ना। फेरोज का शासन यहाँ पर हुआ करता था, जिन्हें आज के समय में आप देखिए जब उनकी कब्र मिलती है तो मम्मी नाम दिया जाता है ना, तो दफनाने की प्रथा थी वहां पर इजिप्शियन सभ्यता में। प्रोवाइडेड फर्टाइल लैंड, यहां पर देखिए फर्टाइल लैंड थी, एनेबलिंग एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, यहां की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए लोग खेती भी करते थे और खेती से निर्मित वस्तुओं को व्यापार भी किया जाता था। ठीक, इसके अलावा पिरामिड्स बनाए जाते थे, जैसे आपने सुना होगा था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है दोस्त ये। ठीक, इसके अलावा देखिए राइटिंग सिस्टम, यहाँ की लिपि का नाम था हीरोग्लिप्सिस। हीरोग्लिप्स जो लिपि थी कौन से साम्राज्य की? आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। लीजन की बात करें तो पोलिथेस्टिक्स था, मतलब विद गॉड्स लाइक रा जो कि सन गॉड है, और सिरिस जो कि गॉड ऑफ किसके, आफ्टर लाइफ, और इसिस जो कि गुडनेस है, ऑफ मैजिक। तो जादू की देवी हो गया आपका, मृत्यु के बाद के देवता हो गए, या फिर सूर्य देवता हो गए, नाम अलग है लेकिन वही देवता पूजे जा रहे हैं जो हर सभ्यता में पूजे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रिजर्विंग बॉडीज फॉर द आफ्टर लाइफ। अब देखो यहां पर जो ममीज बनाने का कॉन्सेप्ट था वो उभर के सामने आता है। यह माना जाता था मिस्र की सभ्यता में कि हम जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि दिखता क्या है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन इमॉर्टलिटी, कि कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, हर व्यक्ति अमर है, तो उसकी बॉडी को क्या करना है, हमें इस तरीके से पैक करना है कि वो गले सड़े ना। बात समझ में आई? इसलिए ममीज को क्या किया जाता था, आप देखिए पट्टियों में लपेट दिया जाता था। आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ करता था। कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, साइंस में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। गीजा के पिरामिड को आप देखेंगे उसमें मैथमेटिक्स, सारी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये। आप गीजा पिरामिड के बारे में कोई भी 3D वीडियो उठा के देखिए यूट्यूब से, आपको पता चलेगा उसकी कैसी कैसी खास बातें हैं, किस तरीके से एक एक डिग्री के माध्यम से, है ना, जैसे आप कह सकते हैं अक्षांश देशांश के अकॉर्डिंग, ग्रहों के अकॉर्डिंग गीजा पिरामिड को क्या किया गया, बनाया गया है।
वॉल पेंटिंग्स, यहाँ पर स्कल्पचर्स मिलेंगे, सिंबॉलिक डिपिक्शंस। तो जो सब मैंने आपको बताया इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, और आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास का ही समय है। ठीक है दोस्त, बताइए यहां तक किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। वुमेन इन ग्रीक सोसाइटी, तो एंशिएंट ग्रीस का नाम तो हम सभी ने सुना है दोस्त। यहां पर वुमेन्स का जो रोल्स था वो सिटी स्टेट के अंदर अलग अलग था, ठीक है, लेकिन जनरली रिस्ट्रिक्टेड था, रिस्ट्रिक्टेड कंपेयर टू मैन। मतलब क्या है भाई, वुमेन्स में और अगर मेंस की बात करें तो ज्यादा फ्रीडम मेंस को मिली थी, इसे रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बस आप ऐसा मान लीजिए, जैसे महिलाओं के पास लिमिटेड राइट्स थे, ज्यादा राइट्स उनके पास नहीं होते थे, जैसे वो वोट नहीं कर सकती थी, बात समझ में आई, अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, बहुत सारे हैं, कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, चुनाव नहीं लड़ सकती थी, है ना, बहुत बाद में जाके, शायद मैंने एक जगह पढ़ा था, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस, है ना, बुरा वाला मत बोलना कि सर आपने गलत बताया है, शायद 1920 के आसपास, है ना, लिख देना कोई व्यक्ति कमेंट में अगर आपको पता हो, चेक कर लेना। 1920 के आसपास क्या थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में सबसे पहले दिया गया, उससे पहले नहीं था। एक्सपेक्टेड, आप कह सकते हैं टू मैनेज हाउस होल्ड्स एंड बियर चिल्ड्रन, ये इनका काम हुआ करता था, वही डोमेस्टिक रोल था। शादी की बात करें, ऑफन अरेंज्ड मैरिज यहां पर हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा एथेनियन वुमेन मतलब लिव्ड इन सेक्युलेशन, रेयरली अपीयरिंग इन पब्लिक विदाउट मेल गार्जियंस, आपको पता ही है, वही चार दीवारियों में कैद रखना, बाहर निकलेगी तो आप याद रखिए किसी पुरुष के साथ ही निकलेगी। हैड मोर फ्रीडम, है ना। अब देखिए ये जो थी स्पार्टन वुमेन जो होती थी, इनके पास ज्यादा फ्रीडम होती थी, वो अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकती थी और वो फिजिकल ट्रेनिंग भी क्या कर सकती थी, ले सकती थी। दो प्रकार की महिलाओं की बात भी यहाँ हुई है। एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा उनको लिमिटेड डोमेस्टिक स्किल्स यहाँ पर सिखाए जाते थे। रिलीजियस रोल की बात करें तो उनको कुड सर्व्स एज प्राइस्टेसेस इन टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के अंदर एक तरीके से हिंदू धर्म में कहते तो पड़तायन बन सकती थी, ऐसे यहाँ पर पादरी बन सकती थी। आगे चले, इन्फ्लुएंस थ्रो मैन मतलब सम वुमेन लाइक आप कह सकते हैं एस्पेसिया कंपेनियन ऑफ पेरिसल्स प्लेड इनडायरेक्ट रोल्स इन पॉलिटिक्स, कुछ महिलाओं को पॉलिटिक्स में रोल निभाने का मौका मिला, जैसे एस्पेसिया का नाम यहाँ पर आया है, जिन्होंने पेरिसल्स में क्या किया था, अपना रोल अदा किया था, लेकिन हर किसी को इतना राइट्स नहीं था, अपर क्लासेस को मिल जाता था, ठीक है। आगे चलिए, ग्रीक रिलीजन की बात करें तो यहां पर पोलिथेसिस्ट था। पोलिथेसिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, जहां पर ढेर सारे भगवान, ढेर सारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जैसे गॉड्स है, रिचुअल्स है, मिथ्स है, दस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना, ह्यूमन बिहेवियर और यूनिवर्स, जैसे हमारे एपिक्स में दिखाया जाता है कि ढेर सारे 36 करोड़ देवी देवता, वही सिस्टम यहाँ पर पोलिथेसिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजर डेटीज इंक्लूड जीसस, है ना, जीस किंग ऑफ गॉड्स, है ना, हीरा मैरिज, एथेना विजडम, और यह है पोसिडन, आप कह सकते हैं सी, अपोलो जो है सन एंड म्यूजिक। तो ये सभी क्या है, आप कह सकते हैं गॉड है ग्रीक रिलीजन में। बिलीव टू बी द होम ऑफ द गॉड, क्या, माउंट ओलंपियस। माउंट ओलंपियस जो था इसे देवताओं का घर माना जाता था, जो कि ग्रीक के अंदर पड़ता है, प्राचीन यूनान के अंदर पड़ता है। माइथोलॉजी की बात करें, माइथोलॉजी वही जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे हीरोज की स्टोरी, हमारे ईश्वर की स्टोरी, वही चीज है दोस्त, जैसे हरक्यूलस की स्टोरी है ना, अक्लीज की स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा ओरकेल्स एंड आप कह सकते हैं प्रोपेल्स, टेम्पल्स लाइक ओरकेल ऑफ डेल्फी प्रोवाइड डिवाइन गाइडेंस, देवियों की पूजा। इसके अलावा रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स, ये तो इंडियन रिलीजन में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंडरवर्ल्ड एंड आफ्टर लाइफ, अंडरवर्ल्ड क्या है मतलब आपको पता ही, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही है, सब कुछ वही है। आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है भाई, जीवन के बाद का जीवन, पुनर्जन्म जिसे आप कई बार कहते हैं, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, या फिर आफ्टर लाइफ जी मतलब व्यक्ति, जैसे मैंने आपको इजिप्शियन सभ्यता पढ़ाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि मरने के बाद व्यक्ति इमोर्टल है, वो मरता नहीं है, वो अमर है, इसलिए उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। ऐसी आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, ठीक। इसके अलावा प्रोमिस डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज की बात यहाँ पर की जाती है। तो ये सारी जो विशेषता है, ये कौन से धर्म की है, ये आपको ग्रीक रिलीजन की दिखाई देंगी, यूनानी धर्म की विशेषताएं दिखाई देंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कैसी क्लास के साथ। कोई भी डाउट आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी मिस्टेक अगर इस क्लास में कहीं भी हुई है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।